Hello, this is Faiz sir here. Welcome you all to study from home. जैसा स्टूडेंट्स कल हमने रिवीजन एक पार्ट देखा इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा दैट कि किस तरीके से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और कौन कौन से बेसिस पे एक दूसरे के साथ एक तरीके से अनइक्वली बिहेव किया जाता है और किस तरीके से कुछ लोग अपने यानी इक्वल राइट्स के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। सो ये सारी बातें हमने जानी। सो आज भी हम सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी और जो चैप्टर नंबर 10 है इक्वालिटी फॉर स्ट्रगल्स, जिसमें आम तौर पर जो पॉइंट है वो इंक्लूड हो ही जाते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक से, एक नए पार्ट से, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसका डेमोक्रेसी मीन्स यू ऑलरेडी हैव लर्नड दैट कि जहाँ पे लोगों को ये अधिकार दिया गया है, राइट, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने लीडर्स को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि सबको एक तरीके से इक्वल राइट्स दिए गए हैं, राइट। सो कुछ उसी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं दैट कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दरेक इंसान को, यानी जो भी पर्सन हमारी कंट्री में रह रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, राइट। सो अब इक्वली ट्रीट करना चाहिए दैट मीन्स कि चाहे वो फीमेल है, मेल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी ट्राइब्स का है, उसका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो, चाहे वो पुअर है, चाहे वो मालदार है, वेल्दी है, डजेंट मैटर, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे हैं, इक्वल है, राइट। इसका सीधे सीधे ये मतलब है दैट कि इनइक्वालिटी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट रहनी चाहिए नहीं, यानी सभी लोगों को क्या करना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है हमारी कंट्री में, नहीं, राइट। ये भले ही ना होता हो, लेकिन लोगों को इक्वल अधिकार मिले, इक्वल राइट्स मिले, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा एक प्रिंसिपल है, हमारे कुछ एथिक्स है, हमारे कुछ सिद्धांत है कि वो सिद्धांत, वो लॉ, वो प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, फॉलो होने ही चाहिए, राइट। सो अब जो प्रिंसिपल बन गए हैं कि जिसमें, राइट, कि जिसमें हर इंसान को क्या किया गया है, इक्वल माना गया है। लेकिन इससे पहले कि जब ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता था, राइट, तब किसी भी तरीके का, यानी लोग बहुत तरीके की क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होती थी। मीन्स कि काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को एक तरीके से इल ट्रीट करते थे, मीन्स भेदभाव रखते थे, कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, पुअर, वेल्दियर, राइट, वो बैकग्राउंड के हिसाब से, एजुकेशन, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल, राइट, उनमें भी कुछ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट। नाउ हियर one thing I want to let you show, right, this question may be asked in the examination, that the parliament is the cornerstone of our democracy and we are represented in it through our elected representative, यानी जो पार्लियामेंट है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट बेस है, राइट, जो जिसमें हम ये कह सकते हैं दैट कि वहाँ के वो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारी कंट्री में रहने वाले जो एडल्ट है कि जिनकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है, वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। नाउ न्यू पैराग्राफ पे आते हैं। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वली इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जहाँ पे हमने इक्वलिटी की बात की, तो वहाँ पे कुछ क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हो सकता है, इसे ध्यान से रीड करना। इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि इक्वलिटी,
हमारी कंट्री में इक्वलिटी, इसका क्या मतलब है दैट कि हमारी कंट्री में चाहे वो प्रेसिडेंट हो, यानी जो सर्वोच्च पद है, सबसे हायर जो रिस्पेक्टेड जो चेयर है, जो डेजिग्नेशन है, वो किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। तो वो प्रेसिडेंट से लेके जो कांता एक डोमेस्टिक वर्कर है कि जिसके बारे में हमने कल देखा दैट कि वो एक ऐसी लेडी है जो औरों के घर पे क्या करने के लिए जाती है, काम करने के लिए जाती है। तो चाहे वो ऐसे पर्सन हो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे हैं, इक्वल है, राइट। और चाहे वो कांता हो, चाहे वो प्रेसिडेंट है, तो उनको भी क्या करना चाहिए दैट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए, राइट। और किसी भी पर्सन को उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से, उनकी यानी पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, कास्ट के हिसाब से क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए नहीं, या फिर ये कहे दैट के इनइक्वालिटी से ट्रीट करना चाहिए नहीं, राइट। सो एक तो वो हो गया। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जो ऑलरेडी अभी मैंने बात कर दी दैट के पहला दैट के डेजिग्नेशन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर एक डोमेस्टिक वर्कर हो, घर घर पे जाके काम करने वाली हो, उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना पड़ेगा। और दूसरा दैट के किसी भी पर्सन को उसके यानी रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, पुअर, वेल्दियर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मीन्स अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, यानी अगर कहीं पे कोई पर्सन ऐसे आते हैं कि जहाँ पे कुछ सर्टेन लोगों को ही जाने का क्या देते हैं, हुक्म देते हैं या फिर ऑर्डर होता है, और वहीं पे कुछ लोगों को क्या किया जाता है, मना किया जाता है, मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये करने की क्या देता है, बिल्कुल ही इजाज़त देता नहीं है, राइट। सो ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स, जो पब्लिक के लिए बनाए गए जो सुख सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो सारे के सारे लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश, यानी किसी को छूने से ये समझना कि हमारा जो धर्म है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से यानी नॉट धर्म बट हम एक तरीके से इम्प्योर हो जाएंगे, अगर उसको छू लिया तो हम भी अनटचेबल्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये एक डिसबिलीफ है, उसको क्या करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, या फिर इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। So, the two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws। हाँ, सबसे पहले अब इक्वलिटी को यानी लाना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो सबसे पहले दैट के उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं दैट के सपोज़ कि अगर किसी इंसान को कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड के हिसाब से अगर नीचा माना जाएगा या फिर अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो वो पर्सन कहाँ पे जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है हमारे खिलाफ, या फिर जो पर्सन उनको इस तरीके से अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, उनके अगेंस्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्रोग्राम्स लाती है, कुछ स्कीम्स लाती है कि जिससे उसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको हो, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को हो, ताकि वो ये फ़ायदा, ये स्कीम्स, ये एडवांटेजेस, ये प्रोग्राम्स को क्या करके अपने लिए यानी अपने लिए उसको यूज़ कर सके, और उसको यूज़ करने के बाद वो सोसाइटी में या फिर एक तरीके से समाज में अपना एक रुतबा क्या कर सके, कायम कर सके। और एक ऐसी ही यानी एक ऐसी ही स्कीम है जिसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, राइट। Now, one of the steps taken by the government includes the mid-day meal scheme, यानी एक टाइम ये है, राइट, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, राइट, कि जब ये मैं पढ़ रहा था 1 to 7 में, तब उस टाइम पे ये जो मिड डे मील वाला जो प्रोग्राम है वो नहीं था, राइट। लेकिन
और उस टाइम पे कुछ ऐसा होता था कि जो बच्चे, यानी हमारे, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो स्कूल पे आते थे तो वो क्या करते थे दैट कि सुबह में आते थे, राइट, इन आफ्टरनून में या फिर नून में वो क्या करने के लिए जाते थे, खाने के लिए जाते थे, और फिर वो स्कूल्स आते नहीं थे, राइट। लेकिन जब से ये जो मिड डे मील स्कीम है, राइट, वो जब से कहाँ पे आई है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो यहाँ पे याद रखने की एक बात ये है दैट कि तमिलनाडु was the first state in India to introduce scheme in 2001, right? सो 2001 में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट रहा है कि जिसने मिड डे मील, यानी जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको, यानी नून का जो खाना होता है, लंच का जो खाना होता है, वो किसकी तरफ से दिया जाएगा, स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। और ये जो सिस्टम है, ये जो स्कीम है, जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल्स में ही क्या होती है, फॉलोज होती है या फिर फॉलो होती है। क्लियर वन। अब इस स्कीम के तहत, राइट, बेनिफिट्स क्या हुए कि जो ऐसे गरीब बच्चे हैं या फिर जो ऐसे पुअर लोग थे कि जिनके घर पे एक ऐसी सिस्टम थी दैट कि उनके पास अपने बच्चों के लिए खाने पीने के जो क्या होते, एक तरीके से मीडियन होते, या फिर जो खाने पीने की जो चीज़ें होती उसमें क्या होती, कमी होती, तो वो भी अपने बच्चों को क्या करते थे, स्कूल्स में एडमिशन दिलाते थे। और पहले कि जो बच्चे लंच के टाइम पे घर खाने के लिए जाते थे और फिर बाद में वो स्कूल नहीं आते थे, तो जब मिड डे मील प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ दैट कि ये दोनों ही चीज़ें क्या हो गई, ठीक हो गई। दैट कि अब कि जो पुअर यानी पर्सन्स थे कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे बिकॉज ऑफ दैट पुअर पॉवर्टी, तो अब वो अपने बच्चों को कहाँ पे भेजने लगे, स्कूल में भेजने लगे। अब जो बच्चे यानी नून में लंच के लिए जाते थे, अब वो लंच के लिए नहीं जाते। सो इसके लिए उनका जो एक अटेंडेंस रेशियो है वो, और धीरे धीरे इस तरीके से जो बच्चे पहले नहीं पढ़ते थे वो बच्चों के अंदर भी धीरे धीरे क्या आने लगा, एजुकेशन आने लगा। और इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात ये थी दैट कि जैसे ही ये प्रोग्राम एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तमिलनाडु से, तमिलनाडु स्टेट की ओर से, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में ही ये ऑर्डर दे दिया दैट के विद इन द 6 मंथ्स हमारी कंट्री के जितने भी बाकी के स्टेट्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, इसको फॉलो कर लेना चाहिए। और इस स्कीम की एक दूसरी ख़ास बात ये थी दैट कि इसमें दलित जो वुमन थी उनको ही क्या किया जाता था, एम्प्लॉयड किया जाता था, मीन्स खाना पकाने के लिए उनको ही रखा जाता था, जिससे जो दलित अनटचेबल्स, जो दलित के जिनको अनटचेबल्स के नाम से जाना जाता था या फिर जिनको अनटचेबल्स से जाना जाता है, वही अब खाना बनाएंगे, उनके ही हाथ का खाना सबको खाना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये स्कीम से एक तो पॉवर्टी धीरे धीरे एबोलिश करने का, एजुकेशन रेशियो को धीरे धीरे बढ़ाना, और जो अनटचेबल्स है, राइट, वो एक जो यानी एक तरीके से जो एक डिसबिलीफ है, राइट, कि जो नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को भी यानी ख़त्म करने की गवर्नमेंट ने क्या की थी, ट्राई की थी, राइट। सो कुछ उसी तरीके से वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, जिस तरीके से हमने ऑलरेडी बात कर ही ली, राइट, और इस तरीके से लोगों यानी स्टूडेंट्स भी आते गए, उनका एनरोलमेंट मीन्स एडमिशन का जो रेशियो है वो बढ़ गया, एज वेल एज अटेंडेंस भी उनकी बढ़ गई, और वो धीरे धीरे एजुकेशन लेते गए, जो एक बहुत ही सफल एक तरीके से कहे स्कीम या फिर प्रोग्राम रहा है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, यानी अभी भी यानी कहीं जगह पे क्या देखने को मिल रहा है, इनइक्वालिटी मिल रही है, यानी लोगों को अपनी इक्वालिटी को हासिल करने में स्ट्रगल करनी पड़ रही है। उसका एक मेन रीज़न है दैट कि लोगों का जो एटीट्यूड है, नेचर है, वो बहुत ही स्लोली क्या होता है, चेंज होता है। चाहे वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है देन उनके अंदर ये गट्स नहीं होता है, ये हिम्मत नहीं होती है दैट कि जो बड़ी बड़ी बातें की है वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को क्या करे, फॉलो करे।
अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो इस तरीके से लोगों के प्रति ये कहना तो आसान है दैट कि हमें इक्वालिटी से लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तब उनका जो एक तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सो इस वजह से भी यानी इक्वलिटी को हासिल करने में काफ़ी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, राइट। नाउ सो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, तो यहाँ पे हम एक अफ्रीकन अमेरिकन की बात की गई है कि जहाँ पे यानी ऐसा नहीं है दैट कि इंडियन डेमोक्रेटिक यानी हमारी ही कंट्री में क्या देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन या फिर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, चाहे उसका जो मीडियन है वो डिफरेंट हो, और वहाँ पे भी एक तरीके से रेस मीन्स फेस कलर है या स्किन कलर है या फिर यानी पुअर वेल्दी, इस तरीके से यानी एजुकेटेड अनएजुकेटेड, वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से क्या देखने को मिलता है, इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात हो रही है अमेरिकन डेमोक्रेसी की यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन के जिनके यानी एंसेस्टर्स मीन्स उनके जो पूर्वज पहले अफ्रीका में अमेरिका में आके रहे थे, और वो कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे, और जिनको जो उस टाइम में सबसे पहले क्या थे, अमेरिकन के लिए किसका काम करते थे, शर्वन का काम करते थे, मीन्स देवर लाइक स्लेव्स, वो उनके गुलाम हुआ करते थे। लेकिन फिर बाद में 1950 में उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए काफ़ी क्या हुई, मूवमेंट स्टार्ट हुई, और जिस मूवमेंट के तौर पे यानी ये कंक्लूज़न आया दैट कि अब इनको यानी उनके कलर के हिसाब से या फिर उनको क्या नहीं माना जाएगा, स्लेव माना जाएगा नहीं, और इस वजह से उस वॉर को स्लेवरी वॉर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब दूसरी ही एक यानी डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो किस वजह से होता है, दैट के अमेरिकन में एक ऐसी सिस्टम चलती थी दैट कि जब अगर यानी कोई भी इंसान बस से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, अगर उस बस में सीट खाली है और अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन चाहे पर्सन हो, चाहे वो वुमन हो या फिर मैन हो, अगर बैठा हुआ है और कहीं पे स्टॉप हुआ और अमेरिकन अगर वहाँ पे वो बस में क्या करता है, चढ़ता है, तो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए ये प्रावधान था, ये कानून था दैट कि उनको क्या करना पड़ेगा, उस सीट से उठ जाना पड़ेगा और वो अमेरिकन पीपल को वहाँ पे बैठा देना पड़ेगा। सो एक मर्तबा जो रोज़ा पार्क है वो एक तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी दैट वो पूरे दिन थक हार के क्या हो गई थी, बस से सफ़र कर रही थी यानी ट्रैवल कर रही थी, तो वो इतनी टायर्ड हो गई थी कि जब दूसरे स्टॉप पे एक अमेरिकन यानी क्या कहाँ पे चढ़ा, बस में चढ़ा, तो उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया दैट कि मैं आपको सीट नहीं दूंगी, राइट। सो फिर बाद में 1 दिसंबर 1955, तो ये एक जो रिफ्यूज़ल था वो रिफ्यूज़ल एक जो डिसबिलीफ थी या फिर एक तरीके से मिस गाइडेड सिस्टम थी, उसके लिए एक तरीके से क्या बना, प्रोटेस्ट का बेस हुआ कि जिसमें कुछ लोगों को क्या किया जाता था, बहुत ही ऊंचा मीन्स हाई दर्जा दिया जाता था, और वहीं पे कुछ लोगों के साथ अनइक्वल वेज में क्या किया जाता था, ट्रीट किया जाता था, राइट। नाउ हियर इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी रोजा पार्क्स वाज सिविल seated has sat in the bus now। सो फिर बाद में ये जो बेस बना वो किसके लिए बना, दैट सिविल राइट्स मूवमेंट मीन्स के सब यानी जो सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सो इसकी वजह से द सिविल राइट एक्ट 1964, राइट, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin। चाहे वो किसी भी नेशन का हो, चाहे वो किसी भी स्किन कलर का हो, चाहे वो किसी भी यानी पुअर हो या फिर एजुकेटेड अनएजुकेटेड, चाहे कोई भी हो, लेकिन
सब पर्सन को क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए, राइट। दिस इज नोन एज द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, जिसके तहत ये सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर दिया गया था, बैंड कर दिया गया था। सो अब इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। उसमें ये भी किया गया दैट के अमेरिकन के जितने भी स्कूल्स हैं कि जहाँ पे पहले अफ्रीकन के साथ क्या किया जाता था, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ इल ट्रीटेड किया जाता था, अनइक्वली बिहेव किया जाता था, तो वहाँ पे ये भी मेंशन किया गया दैट के सारे जो स्कूल्स है उसमें अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन को भी क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। हाउएवर डिस्पाइट दिस मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, यानी ये सारे रूल्स और लॉ लाने के बावजूद भी अभी भी यानी ऐसा देखने को मिल रहा है दैट कि अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर अभी भी एजुकेशन का एक लेक और स्कार्सिटी देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से वो काफ़ी हद तक पुअर ही देखने को मिल रहे हैं उनकी कंट्री में। सो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी वजह से जो जितने भी जन अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में क्या नहीं कर सकते, फ़ीस पे कर सकते, उतनी उनकी यानी क्या नहीं होती है, कंडीशन नहीं है, और उनको अभी भी वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें ही पढ़ना पड़ता है कि जहाँ पे काफ़ी कम फैसिलिटी उनको मिलती है, और जो टीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी कम एजुकेटेड या फिर पुअर क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। और जो वाइट स्किन पीपल के जो चिल्ड्रन होते हैं, राइट, उनको जो वो कहाँ पे जाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं वहाँ पे भी, या फिर ऐसे एरियाज़ में जाते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स तो है लेकिन जहाँ पे ये फैसिलिटी है कि जो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल्स में उनको मिलती है, राइट, और जहाँ के टीचर्स भी कैसे होते हैं, काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। सो ये होने के बाद भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक्सर्प्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे यानी आर्टिकल 15 में लोगों को किस तरीके से यानी इक्वली क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, उसके लिए एक आर्टिकल दिया गया है जो आर्टिकल नंबर है 15। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट, जिसमें आप रीड कर सकते हो, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। कोई भी यानी स्टेट हो, किसी भी जगह पे यानी किसी भी पर्सन को क्या नहीं करना चाहिए, उनके रिलीजन के हिसाब से उनको अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए नहीं। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और any of them be subject to any disability, liability, restriction or conditions with regard to access to shops, public restaurants, hotel and places of public entertainment, right, यानी चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो यानी हैंडीकैप है या फिर वो एक डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको कहीं भी आने जाने की क्या है परमिशन, वो शॉप पे जा सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल, जहाँ पे भी है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उनके लिए कोई क्या नहीं कर सकता, किसी भी तरीके की उनको रोक टोक कोई कर सकता नहीं है, राइट। नाउ द यूज़ ऑफ वेल टैंक्स, यानी जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी मंत्री यूज़ करता है, उसी तरीके से एक डोमेस्टिक वर्कर चाहे वो किसी भी रिलीजन का वो फॉलो कर यूज़ कर सकता है। नाउ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, no country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issue. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained in this book. Now अब यहाँ पे चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स कि हर एक कंट्री ऐसी है या फिर कोई हर कंट्री ऐसा चाहती है दैट कि हमारी कंट्री सारे के सारे लोगों को इक्वली क्या कर रही है, ट्रीट कर रही है, और उसके रिगार्डिंग अपनी एक इमेज को क्या करना चाहती है, फॉर्म भी करना चाहती है, और अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको क्या करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे किसी न किसी जगह पे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है कि जहाँ पे कोई ना कोई एक इश्यू या फिर कोई एक ऐसी चीज़ तो होती है कि जिसके बेसिस पे
राइट। एक तरीके से एक दूसरे को क्या किया जाता है, इन इक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है। Now, this is all for today, but one thing that I want to show you, right, about Bhimrao Ambedkar, about whom you already have learned in 5th standard as well as in 6th standards. In civics, we also have learned a person who have fought for the right of Dalit, यानी दलित के अधिकारों के लिए जो लड़ने वाले एक ऐसे पर्सन है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल फादर कहा जाता है। वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। सो उन्होंने अपना एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, यानी ये बहुत ही डिसग्रेसफुल है, यानी एक ये चीज़ एक अच्छी नहीं है दैट के कोई एक अपनी यानी जो लाइफ का कॉस्ट ऊंचा कर रहा है वो किसको? दूसरे की यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचा दिखा के, राइट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट वो किसी भी पर्सन के लिए कैसी होती है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती है। विदाउट इट मैन इज़ अ सीफर टू सीफर, यानी उसके बिना मैन नहीं है। टू लिव वर्ल्डली विथ सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज। It is out of hard and ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition। यानी अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट को हासिल करने के लिए चाहे उसके अंदर जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए तो उसके सामने उनको क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। और यानी कभी ना हार मानने वाले जो एक तरीके से स्ट्रगल है या फिर जो एक्टिविटीज़ है, जो स्ट्रेटेजीज़ है, वो क्या करनी पड़ेगी? यानी एक तरीके से लड़ना पड़ेगा। मैन इज़ मॉर्टल, everyone has to die someday or the other, but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideals of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect। यानी कभी इंसान एक मॉर्टल है, यानी कभी ना कभी उसको क्या आने वाली है? मौत आने ही वाली है, राइट। लेकिन अगर ज़िंदगी जी रहे हो तो लोगों के हक के लिए जियो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जियो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए कुछ ऐसा नोबल काम कर जाओ, राइट, अपने लिए भी और औरों के लिए भी, राइट। क्योंकि ये इतना ख़तरनाक नहीं है कि जितना आप एक तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट को यानी क्या कर देते हो? खो देते हो, राइट। So that's all for today. Thank you, and I just hope that all concept of this chapter or this civics portion will clear to you, right? Thank you and have a nice day.